हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 15 अप्रैल 2021 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला अपडेट है, इंटरनेशनल टर्बन डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 13 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस 13 अप्रैल को मनाया गया। तो 2004 से हर साल 13 अप्रैल को मनाया जाता है ये अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस। और ये दिन मनाया क्यों जाता है? तो जो सिख होते हैं ये बताया जाता है कि जो पगड़ी होती है उनके रिलीजन का कितना इंपॉर्टेंट और मैंडेटरी पार्ट है, इस चीज़ के बारे में बताया जाता है। साथ ही 2021 में जो टर्बन डे है इस बार 552वीं बर्थ एनिवर्सरी भी मनाई जा रही है गुरु नानक देव जी की। उसके अलावा जो बैसाखी का फेस्टिवल होता है इसकी भी एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है इसे। नेक्स्ट अपडेट है, वर्ल्ड चगास डिसीज डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया। तो हर साल 14 अप्रैल को ये दिन मनाया जाता है और ये दिन मनाया जाता है लोगों के बीच में जो चगास रोग होता है उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कि ये चगास रोग क्या होता है, कैसे इसे कंट्रोल किया जा सकता है, किस तरह इससे बचा जा सकता है, ये चीज़ें बताई जाती हैं। और ये चगास डिसीज़ होती क्या है? तो ये एक तरह का इलनेस होता है जो कि एक बग के कांटेक्ट में होने से होता है। तो जो बग है इसे कहा जाता है ट्राईएटोमाइन बग। ओके, ट्राईएटोमाइन बग के कांटेक्ट में आने से ये इलनेस होती है और ये जो बग है ये मेनली लैटिन अमेरिका में पाया जाता है। तो इसका जो नाम है इस दिन का ये रखा गया है ब्राज़ीलियन डॉक्टर के ऊपर जिन्होंने सबसे पहली बार 14 अप्रैल 1909 में इस डिसीज़ को डायग्नोस किया था। डॉक्टर का नाम था कार्लोस रिबेरो जस्टिनियानो कगास। इन्हीं के नाम के ऊपर ये रखा गया है और सबसे पहली बार इसे पिछले साल यानी 2020 में मनाया गया था। नेक्स्ट अपडेट है, 130th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 14 अप्रैल 2021। 14 अप्रैल 2021 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की 130वीं जयंती मनाई गई है। तो हर साल 14 अप्रैल को भारत में अम्बेडकर जयंती या भीम जयंती के रूप में मनाया जाता है और जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे इनके बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है ये दिवस। तो इस साल 130वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है, ये याद रखिएगा। उसके अलावा जो B.R. अम्बेडकर जी थे इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में और B.R. अम्बेडकर जी को ही भारत में फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत के इंडिपेंडेंस के बाद के पहले लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर भी थे। साथ ही इन्हें मरणोपरांत 1990 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट अपडेट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस द 95th एनुअल मीट ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़। नरेंद्र मोदी जी ने एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की 95वीं वार्षिक बैठक को संबोधित किया है। तो अभी हाल ही में जो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ है इसकी 95th एनुअल मीटिंग हुई थी और इसे संबोधित किया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और वहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने डॉक्टर अम्बेडकर जी के ऊपर 4 बुक्स को भी लॉन्च किया है। 4 बुक का नाम है डॉक्टर अम्बेडकर जीवन दर्शन, डॉक्टर अम्बेडकर व्यक्ति दर्शन, डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्र दर्शन और डॉक्टर अम्बेडकर आयाम दर्शन। ओके, तो ये जो चारों बुक हैं ये लिखी गई हैं किशोर मकवाना के द्वारा और इसे रिलीज़ किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इसके अलावा इसी इवेंट में एक वाइस चांसलर्स की नेशनल सेमिनार भी ऑर्गेनाइज कराई गई थी। तो जो सेमिनार थी इसकी थीम रखी गई थी इम्प्लीमेंटिंग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 टू ट्रांसफॉर्म हायर एजुकेशन इन इंडिया। आपको थीम याद रखनी है। नेक्स्ट अपडेट है, पीयूष गोयल हैज़ लॉन्च्ड ई संता वेब पोर्टल फॉर एक्वा फार्मर्स। पीयूष गोयल जी ने एक्वा किसानों के लिए ई संता वेब पोर्टल लॉन्च किया है। तो ई सेंटा का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन फॉर ऑगमेंटिंग NCSA फार्मर्स ट्रेड इन एक्वाकल्चर। ओके, NCSA यहाँ पे क्या है? इसका मतलब होता है नेशनल सेंटर ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और ये जो ई सेंटा इनिशिएटिव है ये NCSA का ही है। ओके, पीयूष गोयल जी भारत में कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं और इन्होंने इस वेब पोर्टल को इनॉग्रेट किया है। तो है क्या ये? तो ये एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस होगा जहाँ पे एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाएगा जो एक्वा फार्मर्स हैं और जो ख़रीदार हैं बायर्स हैं उनके लिए। तो जो भी ख़रीदार हैं वो डायरेक्टली एक्वा फार्मर से कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो चाहे इंटरनेशनल लेवल पे हो। तो डायरेक्टली वहाँ पे अच्छे प्राइस पे बेटर प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। तो एक्वा फार्मर्स क्या होता है या एक्वा एग्रीकल्चर क्या होता है? तो जितनी भी चीज़ें हमें पानी से प्राप्त होती हैं जैसे मछली हो गए, मोती की खेती होती है वो हो गया, या पॉन्स की खेती होती है। ओके, तो जितनी भी चीज़ें हमें पानी के द्वारा प्राप्त होती हैं उनकी जो फार्मिंग होती है उसे एक्वा फार्मिंग कहा जाता है और जो फार्मर्स होते हैं उन्हें एक्वा फार्मर्स कहा जाता है। तो इन्हीं के लिए ये वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है।
नेक्स्ट अपडेट है महाराष्ट्र गेट्स इंडियाज़ फर्स्ट फ्लोटिंग एलएनजी स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट। महाराष्ट्र को भारत की पहली फ्लोटिंग एलएनजी स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन यूनिट मिली है। तो ये है भारत का पहला फ्लोटिंग एलएनजी स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट यानी कि FSRU। ओके, ये मिला है महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में है ये। तो ये FSRU होता क्या है? ये एक स्पेशल टाइप का शिप होता है, आप ये देख सकते हैं फ़ोटो में। इसका काम क्या होता है? तो पानी में यानी समुद्र में जो LNG होती है यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस, इसको स्टोरेज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके साथ ही अलग अलग ओशन में जो चैनल्स होते हैं जो कि नेचुरल गैस को एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफ़र करने के लिए बनाए जाते हैं, तो इसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आता है। ओके, तो इसी कारण से इसे शुरू किया गया है और ये भारत का पहला FSRU है, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी और कैपिटल है मुंबई। नेक्स्ट अपडेट है न्यूजीलैंड बिकम्स फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस क्लाइमेट चेंज लॉ फॉर रेगुलेटिंग द फाइनेंशियल सेक्टर। न्यूजीलैंड वित्तीय क्षेत्र को विनियमित करने के लिए जलवायु परिवर्तन कानून लागू करने वाला पहला देश बन गया है। ओके, तो नए लॉ के आ जाने के बाद न्यूजीलैंड में जितने भी बैंक हैं, इंश्योरेंस हैं, इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स हैं, जिनकी टोटल एसेट वैल्यू जो है वो 1 बिलियन न्यूजीलैंड डॉलर यानी लगभग 703 मिलियन US डॉलर से ज़्यादा है, उनको अपने रिपोर्ट में जो भी क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स होते हैं, जो भी उसका प्रभाव होता है जलवायु परिवर्तन का, उसे दिखाना होगा गवर्नमेंट को। ओके, तो ये कानून लाने वाला न्यूजीलैंड विश्व का पहला देश बना है। बात करते हैं न्यूजीलैंड की। तो यहाँ की कैपिटल है वेलिंगटन, प्रेसिडेंट हैं जसिंडा आर्डर्न और करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। नेक्स्ट अपडेट है गिलेर्मो लासो हैज़ बीन इलेक्टेड एज 47th प्रेसिडेंट ऑफ इक्वाडोर। गिलेर्मो लासो को इक्वाडोर के 47वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो ये हैं गिलेर्मो लासो और हाल ही में इनकी पार्टी ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए जो इक्वाडोर में, वहाँ पे जीत दर्ज की है और ये इक्वाडोर के 47th प्रेसिडेंट बने हैं। ओके, ये टेक ओवर करेंगे जो भी प्रेजेंट में प्रेसिडेंट हैं इक्वाडोर के, लेनिन मोरेनो को। ओके, बात करते हैं इक्वाडोर की। तो यहाँ की कैपिटल है क्विंटो, करेंसी है US डॉलर और प्रेसिडेंट बनेंगे गिलेर्मो लासो। नेक्स्ट अपडेट है पंजाब नेशनल बैंक हैज़ लॉन्च्ड डिजिटल इनिशिएटिव PNB@ease। पंजाब नेशनल बैंक ने PNB@ease नामक डिजिटल पहल शुरू किया है। तो अभी हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने उनकी सेवा के 127 साल पूरे होने की खुशी में एक डिजिटल इनिशिएटिव लॉन्च किया है, PNB@ease नाम आपको याद रखना है। तो इसका यूज़ करके जो भी कस्टमर है PNB के, वो कहीं पे भी कभी भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, उन्हें बैंक ब्रांच में जाने की ज़रूरत नहीं होगी, वो डिजिटली ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। उसके अलावा अलग अलग तरह की सर्विसेज जैसे कि सेविंग अकाउंट खुलवाना है या अलग अलग तरह के लोन के लिए अप्लाई करना है, तो इन टाइप की सर्विसेज भी इस इनिशिएटिव के थ्रू वो अवेल कर सकते हैं, सर्विसेज का फ़ायदा उठा सकते हैं, उन्हें ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके लिए जो आउटलेट्स खोले जाएंगे, इसमें 5 तरह के कियोस्क की सेवाएँ दी जाएंगी, जैसे कि ATM हो गया, बैंक नोट एक्सेप्टर हो गए, अकाउंट ओपनिंग कियोस्क होगा, कार्ड इंश्योरेंस कियोस्क होगा और इंटरनेट इनेबल्ड कियोस्क होगा। तो ये 5 तरह की कियोस्क की सेवाएं भी दी जाएंगी। बात करते हैं PNB की। तो यहाँ की स्थापना हुई थी 1894 में और इसने अपना ऑपरेशन शुरू किया था 1895 में। यहाँ की MD और CEO हैं SS मल्लिकार्जुना राव, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। नेक्स्ट अपडेट है गवर्नमेंट हैज़ कलेक्टेड 10.71 लाख करोड़ रुपीज़ फ्रॉम इनडायरेक्ट टैक्स एंड 9.45 लाख करोड़ रुपीज़ फ्रॉम डायरेक्ट टैक्स इन फाइनेंशियल ईयर 21। सरकार ने वित्त वर्ष 21 में 10.71 लाख करोड़ रुपए अप्रत्यक्ष कर एवं 9.45 लाख करोड़ रुपए प्रत्यक्ष कर इकट्ठा किया है। तो अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अपने डेटा रिलीज़ किए हैं और उन्होंने बताया है कि वित्तीय वर्ष 21 यानी 2020 और 21 के बीच में कितना टैक्स कलेक्ट किया गया है सरकार के द्वारा। तो अगर डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो जो नेट कलेक्शन था ये था 9.45 लाख करोड़ रुपीज़ का। ओके, नेट कलेक्शन मतलब एडजस्टिंग और रिफंडिंग के बाद का जो अमाउंट बचता है। ओके, बिना एडजस्टिंग के ये अमाउंट था 12.06 लाख करोड़। और जो डायरेक्ट टैक्स होता है इसमें 2 तरह के टैक्स बताए गए हैं। एक पर्सनल इनकम टैक्स, इसमें कलेक्शन किया गया है 4.88 लाख करोड़ रुपीज़ का, और जो कॉरपोरेट टैक्स था ये था 4.57 लाख करोड़ रुपीज़ का। ओके, वहाँ पे ये भी बताया गया कि जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन था जिसमें GST भी शामिल किया गया, इसका कलेक्शन था 10.71 लाख करोड़ रुपीज़ और पिछले साल के कंपैरिजन में इसमें 12.3% की वृद्धि देखी गई है। ओके, पिछले साल जो नेट कलेक्शन था इनडायरेक्ट टैक्स था ये 9.5 लाख करोड़ रुपीज़ था।
और इस साल 10.71 लाख करोड़ रुपीज़। और जो नेट जीएसटी कलेक्शन है इसमें 8% की गिरावट देखी गई है पिछले साल के कंपैरिजन में। इस साल का जो नेट जीएसटी कलेक्शन था ये 5.48 लाख करोड़ रुपए था। नेक्स्ट अपडेट है, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज़ पब्लिश 2021 ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान ने 2021 वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट प्रकाशित की है। तो आपको रिपोर्ट का नाम याद रखना, 2021 ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट है और इसे प्रकाशित किया है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। ओके, तो इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया एक थीम के ऊपर। थीम थी ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम्स आफ्टर कोविड-19। तो इस रिपोर्ट में कुछ की पॉइंट्स बताए गए हैं, जैसे कि कोविड-19 का जो क्राइसिस आया उसके बाद लॉकडाउन लगा, तो उसके कारण स्कूल और जो डे केयर सेंटर थे ये बंद हो गए। तो लोगों को जो न्यूट्रिशियस फूड प्रोडक्ट्स मिल रहे थे स्कूल और डे केयर सेंटर के द्वारा, तो इनके बंद हो जाने के बाद उनको न्यूट्रिशियस फूड मिलने बंद हो गए। उसके अलावा बहुत से हाउस होल्ड यानी परिवार ऐसे हैं जो कि एक्सपेंसिव न्यूट्रिशियस फूड से शिफ्ट होके सस्ते स्टेपल फूड की ओर आ गए। और ये बताया गया कि लगभग 95 मिलियन पीपल विश्व भर में ऐसे हैं जो कि एक्सट्रीमली पॉवर्टी से नीचे रह रहे हैं, एक्सट्रीमली गरीबी से एकदम नीचे रह रहे हैं, और ज़्यादातर लोग जो हैं ये अफ्रीका में रह रहे हैं ऐसे। और ये बताया गया कि पूरे विश्व भर में लगभग 39% वुमेन जो हैं ये काम कर रही हैं, इनके पास एम्प्लॉयमेंट है लॉकडाउन के पहले। उसके बाद लॉकडाउन लगने के बाद इनमें से लगभग 54% जो वुमेन हैं इन्होंने अपना जॉब खो दिया पेंडेमिक के कारण। नेक्स्ट अपडेट है, केन विलियमसन हैज़ अवॉर्डेड द सर रिचर्ड हेडली मेडल फॉर द 4th टाइम। केन विलियमसन को चौथी बार सर रिचर्ड हेडली मेडल से सम्मानित किया गया है। तो न्यूजीलैंड के स्टार क्रिकेटर हैं ये केन विलियमसन, और हाल ही में इन्हें सर रिचर्ड हेडली मेडल दिया गया है और ये चौथी बार है जबकि इन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। कि याद रखिएगा 6 सालों में 4 बार यहीं जीत चुके हैं सर रिचर्ड हेडली मेडल। ओके, इसके अलावा क्रिकेट से ही रिलेटेड एक और न्यूज़ है कि जो आईसीसी ने अपना प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड शुरू किया था, एक स्पेशल अवार्ड, तो मार्च के रिज़ल्ट आ गए हैं। मार्च के लिए मेल्स में भुवनेश्वर कुमार, भारत के फास्ट बॉलर भुवनेश्वर कुमार बने हैं आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। और फीमेल में बात करें यानी वुमेंस क्रिकेट में बात करें तो साउथ अफ्रीका की हैं ये लेज़ली ली। ओके, ये बनी हैं आईसीसी वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ। तो ये थे आज का इंपॉर्टेंट अपडेट। आई होप आपको यूज़फुल लगे होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पीडीएफ की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं फिर कल कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।